हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एंड AS20 का नाम है अर्निंग अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया वो सब कुछ एक बार आपको रिवाइज करवा दो एंड उसके बाद आज का मेन टॉपिक दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड EPS जो मुझे पढ़ाना है वो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, AS20 का नाम अर्निंग पर शेयर था। AS20 का नाम प्रॉफिट पर शेयर नहीं था। मतलब अर्निंग कैन बी नेगेटिव। अगर आपका लॉस है तो आपको लॉस पर शेयर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ EPS, वन इज अ बेसिक EPS एंड सेकंड इज अ डाइल्यूटेड EPS। EPS आपको दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। मतलब आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करोगे एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इट्स एन ऑब्वियस, जब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करो तो स्टैंड अलोन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करने का, पर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब EPS डिस्क्लोज करो तो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके आपको EPS को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ P&L. There are two types of EPS, one is a basic EPS and second is the diluted EPS. सबसे पहले मैं बेसिक EPS के बारे में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर। इट इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। जब मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसका मतलब क्या हुआ? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करने का तो करने का, प्रायर पीरियड आइटम को कंसीडर करने का। इक्विटी डिविडेंड में कोई भी ट्रांसफर करो तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो तो भी कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से अगर आपने करंट ईयर में ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर आपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो भी उसको कंसीडर करना पड़ेगा। पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप उसको कंसीडर करने वाले नहीं हो। उसके बाद कहने से मैंने आपको समझाया था दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। एंड वेटेड एवरेज के बारे में मैंने क्या समझाया था याद करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ऑफ शेयर्स को कंसीडर नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलवेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को कंसीडर करेगा। एंड वेटेड एवरेज के लिए हम बेस्ट मेजर किसको कंसीडर करते थे? तो कि टाइम पीरियड को कंसीडर करते थे। एंड उसमें भी मैंने बहुत सारी आपको सिचुएशन समझाया था कि बोनस इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम द डे वन, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे वन, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। अगर मैं सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहा हूं तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। एंड अगर कोई भी हम शेयर इश्यू कर रहे हैं अगेंस्ट द कैश तो वेटेज इज कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। एंड उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छा सम करवाया था। वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के टाइम अगर अलग अलग रुपए मंगाते हो इन दैट सिचुएशन आपका आंसर कैसे बनने वाला है। उसके बाद हमने टॉपिक लिया था दैट इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ EPS। मैं आपको बोल रहा था आपका शेयर्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ड्यू टू बोनस कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ शेयर? मैं आपको बोलूं कि आप 10 रुपए वाले 10 शेयर लेके आओ, मैं आपको 100 रुपए वाला एक शेयर दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर और स्प्लिट ऑफ द शेयर। स्प्लिट ऑफ मतलब व्हाट? मैं आपको बोल रहा हूं 100 रुपए वाला एक शेयर लेकर आओ, मैं आपको 10 वाले 10 दूंगा। इन दैट सिचुएशन आपको प्रीवियस ईयर के EPS को रीस्टेट करना पड़ेगा, मतलब के एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रीओपन करके रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 के साथ जब फॉर कंपैरिजन पर्पस आप 18-19 दे रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? रीस्टेट करना पड़ेगा। एंड हमारा लास्ट वाला लेक्चर पूरा डेडिकेटेड था सिर्फ एंड सिर्फ राइट इश्यू के लिए। एंड राइट इश्यू में क्या था याद करो, राइट इश्यू आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो एंड वो भी कहने से कुछ मार्केट प्राइस पे कम प्राइस पर देना पड़े। ऑब्वियसली अगर मार्केट में भाव कम है तो कोई आपके पास से लेने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली वो शेयर कहां से ले लेगा? मार्केट में से ले लेगा। उसको मैं बोलता था आउट ऑफ द राइट ऑप्शन, मतलब सिंपल आउट ऑफ द मनी भी बोल सकते हो उसको। उसके बाद मैंने आपको समझाया था राइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोनस एंड अ शेयर इश्यूड अगेंस्ट द कैश। और इसीलिए कोई भी राइट इश्यू का सम हम टोटल 3 स्टेप में करते थे। स्टेप 1 में याद करो, स्टेप 1 में हम क्या करते थे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे दैट इज नथिंग बट थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एंड थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या थी? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट प्लस राइट इश्यू इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। इसका जो भी आंसर आता था उसका मतलब क्या था कि आफ्टर राइट इस शेयर का मार्केट प्राइस इतना होना चाहिए। सेकंड स्टेप राइट फैक्टर, फॉर्मूला क्या थी?
मार्केट प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। अगर उसका आंसर 1.5 आता था तो मैं बोलता था एक शेयर के सामने आपका 0.5 का बोनस है। एंड थर्ड स्टेप एनालिसिस करते थे, दैट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर करते थे एंड उसमें लिखते थे कि ओपनिंग शेयर इनटू राइट फैक्टर है ना, उसको हम कंसीडर कर लेंगे फ्रॉम द डे 1 से, रिमेनिंग जो भी बचे दैट इज कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ द राइट इशू। पर अगेन मैं बोल दूं राइट इशू में भी हम क्या करते थे, रीस्टेट करते थे। राइट में हम प्रीवियस ईयर की ईपीएस को रीस्टेट क्यों करते थे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज राइट में भी क्या इंक्लूडेड था, बोनस एलिमेंट इंक्लूडेड था। क्लियर, नया टॉपिक चालू कर रहा हूं। अगेन आपको याद नहीं है तो बोल दो, ब्लैक इंक से यहाँ पे जो भी लिखूँ वो आपको लिखना नहीं है, हम पूरे नोट्स में आपको रेड इंक से लिखूँ वही आपको लिखना है। क्लियर, आज का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक फ्रॉम द होल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर, चलो एकदम ध्यान से देखते रहना, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने पूछा ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूटेड ईपीएस, तो बोले डाइल्यूटेड ईपीएस कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ईपीएस। आपका अर्निंग पर शेयर का वैल्यू कम हो रहा है ड्यू टू व्हाट, तो ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। कौन सा इक्विटी शेयर बोला, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये 1920 था, ये 1819 था, 10 लाख का अर्निंग था, मेरे पास 1 लाख शेयर थे तो मेरा ईपीएस 10 रुपये आया। 1920 में मेरा अर्निंग था 5 लाख, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 1 लाख था तो मेरा ईपीएस 5 रुपये आया। लॉजिक चेक करो तो मेरा ईपीएस 10 से 5 डिक्रीज तो हुआ बट इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए डाइल्यूटेड ईपीएस। ये जो मेरा अर्निंग पर शेयर जो डिक्रीज हुआ ना, वो अर्निंग कम होने की वजह से हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब इट इज नथिंग बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मैंने बोला ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता क्या है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब कुछ नहीं, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। एक ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में कहां पे कन्वर्ट होने वाला है, तो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। मैं अगर उसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो कैन आई से इट इज नथिंग बट मेरा कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन आई से आज डिबेंचर है पर उसमें एक पोटेंशियल है, उसमें एक ताकत है कि वो फ्यूचर में कहां पे कन्वर्ट हो सकता है, तो वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। अब होगा क्या तो वो समझो। कैन आई से करंट ईयर में मैंने बेसिक ईपीएस ऐसे कुछ डिस्क्लोज किया कि मेरा 10 लाख रुपए का अर्निंग है, मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो कैन आई से फ्रेंड्स मैं बेसिक ईपीएस 10 रुपए का मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, किसी को डाउट नहीं है। क्लियर, अच्छा अब आगे जाओ। करंट ईयर में मेरे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर भी थे एंड वो कन्वर्टिबल डिबेंचर जो थे ना वो कितने रुपीस के थे, तो वो मेरे पास 1 करोड़ रुपीस के थे। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये कन्वर्टिबल डिबेंचर फ्यूचर में अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो कहने से वो 1 करोड़ पर मैं आज 10% का इंटरेस्ट दे रहा था, मतलब कहने से मैं आज की तारीख में 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं। अगर वो डिबेंचर होल्डर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो कहने से मुझे ये इंटरेस्ट का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर सुनो, आज तक ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस था, मतलब पीएनएल में डेबिट कर रहे थे, पीएनएल में डेबिट कर रहे थे, इसीलिए मैं ऐसा बोलूं कि आपका प्रॉफिट कम आ रहा था। प्रॉफिट कम आ रहा था तो मैं ऐसा बोलूं कि आपका टैक्स भी कम आएगा। फ्यूचर में अब डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो तो कहने से आपका यहां पे डिबेंचर का इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कहने से इन दैट सिचुएशन आपका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड साथ में आपका टैक्स भी बढ़ेगा। मतलब किसी को लगे तो बॉस आपका जो सेविंग है ना, कौन सा सेविंग, डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख का इंटरेस्ट का सेविंग है, वो बात सही है, पर कहने से आपको जो आज 30% का टैक्स एडवांटेज मिल रहा था वो टैक्स एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। आप ऐसा कुछ पढ़ के आए हो ना, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, वही बोल रहा हूं। तो इफेक्टिवली चेक करो तो डिबेंचर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो कहने से मेरा 7 लाख रुपए का सेविंग होने वाला है। 7 लाख रुपए का सेविंग होने वाला है, उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मेरा प्रॉफिट है ना वो क्या होने वाला है, 7 लाख रुपए से बढ़ने वाला है। पर सामने कहने से मेरा नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे क्योंकि डिबेंचर वालों को मुझे 1 लाख इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा। अगर मैं अब कैलकुलेट करूं
दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। ध्यान से समझना ये डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे होने वाला है फ्रेंड्स। कहने से आज का अर्निंग मेरा 10 लाख रुपए था। कौन सा 10 लाख? ये वाला 10 लाख रुपए। आज कहने से मैं 10 लाख रुपए कमा रहा था। अच्छा, प्लस कहने से डिवेंचर वालों को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा 7 लाख रुपए से अर्निंग बढ़ेगा। मेरे पास फ्रेंड्स कहने से 1 लाख शेयर थे, और अगर डिवेंचर वालों को इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं तो उनको भी 1 लाख शेयर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स 17 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.5। 8.5 क्या था आपको पता चला तो इट इज नथिंग बट माई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईपीएस। 10 से 8.5 रुपए का ईपीएस हो गया। ड्यू टू वॉट? तो ड्यू टू कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर? मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? आज तक हम जब अकेले थे ना, तब हमारे शेयर में 10 रुपए आ रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये डिवेंचर वाले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो हमारे हाथ में 10 रुपए आने वाले नहीं है, हमारे हाथ में जस्ट कितना आएगा? 8.5। कहने से ये जो मेरा अर्निंग पर शेयर जो डिक्रीज हो रहा है, वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिक्रीज हो रहा है। इसके अगेंस्ट मैंने बहुत सारे अजम्पशन लिए। फर्स्ट अजम्पशन, मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट भी 10 लाख ही रहेगा। क्लियर? सेकेंड अजम्पशन, मेरा फ्यूचर में जो टैक्स रेट है ना, वो टैक्स रेट भी सेम रहने वाला है। थर्ड अजम्पशन, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर था ना, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर नहीं है। मतलब कहना से डिवेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? अगर आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर चाहिए तो कहना से इक्विटी शेयर भी मिलेगा, कैश चाहिए तो कैश भी मिलेगा। पर आज से तो मैं यही अज्यूम कर लूंगा कि सब लोग मेरे पास से क्या लेने वाले? शेयर लेने वाले। सिंपल फ्रेंड्स, डाइल्यूटेड ईपीएस का पर्पस समझ लो। डाइल्यूटेड ईपीएस का मेन पर्पस ही वो है, सबसे वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, खराब से खराब ईपीएस आपका 8.5 हो सकता है। 8.5 से नीचे जाने के चांसेस नहीं है। क्लियर? मैं डेफिनेशन फिर से बोल दूं, any decrease in the value of EPS due to potential equity share. And what is the meaning of the potential equity share? That is nothing but any financial instrument which will be converted into equity share. And what is the main purpose of diluted EPS? आपको सबसे खराब से खराब सिचुएशन वहां पे प्रेजेंट करना है। क्लियर? आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पता होना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा आज का रिटर्न पर शेयर 10 रुपए मिल रहा है, पर फ्यूचर में 10 नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर में कितने मिलने वाला है? 8.5 मिलने वाला है। अब सुनो, कोई भी क्वेश्चन अगर तो कोई भी सम अगर फ्रेंड्स आपका डाइल्यूटेड ईपीएस का आता है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर देना पड़े, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कौन कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो सकते हैं। एक तो कहने से आप एम्प्लॉई को जो ऑप्शन दे रहे हो वो एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है? दैट इज नथिंग बट कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है। तीसरा आपका क्या हो सकता है? तो क्या कहना है इसे? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। मैं पहले डिबेंचर से स्टार्ट करूं, वो आपको तुरंत दिमाग में चला जाएगा। डिबेंचर अगर फ्रेंड्स कहने से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो कहने से आपका इंटरेस्ट का सेविंग होगा, पर सामने आपको टैक्स एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। मतलब I इंटू 1 - T जितना आपका सेविंग होगा। ऊपर वही क्या था ना, 10 लाख का इंटरेस्ट था पर सामने 30% का टैक्स था, तो हमारा 7 लाख रुपए का सेविंग हुआ था। क्लियर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो फ्रेंड्स कहने से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, वो आपका सेविंग होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दोगे तो कहने से फ्रेंड्स आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है, तो वो भी आपका सेविंग है। एंड ऑप्शन में तो कहने से आपका कुछ खर्चा होता ही नहीं है। एंड ऑप्शन में अगर आपका कुछ खर्चा होता नहीं है तो वहां पे आपका सेविंग क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। दूसरा करना पड़े, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर देना पड़े कि अगर ये मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना देना पड़ेगा। क्लियर? ये 2 स्टेप तो करना पड़ेगा। अब सुनना, मैं थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ES20 बोल रहा है अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, एक वर्ड फोकस करना, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो आपको डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। एंड वो डाइल्यूशन इफेक्ट का असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। कुछ पता नहीं चला है 4 लाइन में। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर
पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो बोल दो। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका शेयर कैपिटल आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, वो सब कुछ आपका कहाँ पे आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब व्हाट? मोर देन वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मैंने क्या किया? मैंने कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इशू किया है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया है, मैंने ऑप्शन भी इशू किया है, डिबेंचर भी इशू किया है। मोर देन वन मतलब मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। सर 3 होगा तो चले ना। अगर 1 से ज्यादा है मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। दिमाग चलना चाहिए। अगर मेरे वहां पे ये 3 में से एक ही है, 3 में से एक मतलब ऑप्शन, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर एक ही है, तो कहना चाहिए टॉपिक मेरे लिए काम का होने वाला नहीं है। मैं कब बोल रहा हूं? अगर मेरे वहां पे 1 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको मैं बोल दूंगा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़े। डाइल्यूशन इफेक्ट की उन लोगों ने फॉर्मूला बोली, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। मेरे केस में याद करो, ऊपर वाले केस में इंक्रीज इन अर्निंग 7 लाख था, पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1 लाख था। तो यहां पे ऐसा बोलूं 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, मेरा डाइल्यूशन इफेक्ट आया 7 रुपए का। ये बोलते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। समझने के लिए ये कुछ नहीं है, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है। बोलो क्या बोला? इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है। अब सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऑप्शन का आंसर है ना ऑलवेज 0 ही आएगा। सर क्यों 0 आएगा? बिकॉज इंक्रीज इन अर्निंग 0 था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी करो तो ऑप्शन का आंसर कौन सा आने वाला है? 0। कहने से मेरे वहां पे यहां पे कन्वर्टिबल डिबेंचर का आंसर 7 आया। इन मान लो मैंने कुछ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी थे तो उसका आंसर कौन सा आया? 0.5 आया। वो डाइल्यूशन इफेक्ट में से आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। असेंडिंग मतलब सबसे स्मॉल अमाउंट से सबसे बड़ी अमाउंट तक। मतलब से मैं बोलूं सबसे पहले जब मैं सम करूं तब ऑप्शन को कंसीडर करूंगा, ऑप्शन तो ऑलवेज फर्स्ट ही आने वाला है। सेकंड कंसीडर करूं तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर करूंगा, एंड थर्ड कंसीडर करूं तो कौन सा आएगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर आएगा। सर एवरी क्वेश्चन में ऑर्डर यही रहेगा ना? वो एवरी क्वेश्चन में आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर कंफर्म बोल रहा हूं ऑप्शन तो हीरो है, वो सबसे पहले ही आने वाला है। कुछ पता नहीं चला, रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मतलब व्हाट? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 1 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मेरे पास ऑप्शन भी है, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर भी है। 2 होगा तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। एंड उन लोगों ने डाइल्यूशन इफेक्ट की फॉर्मूला बोली, इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो ये कुछ नहीं है, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है। सर कैसे? 7 लाख का अर्निंग बढ़ा पर सामने लाख शेयर बढ़े तो पर शेयर उन लोगों ने कितना कमा के दिया? 7 रुपए कमा के दिया। एंड वो डाइल्यूशन इफेक्ट का कौन सा ऑर्डर फॉलो करने का? असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सबसे स्मॉल अमाउंट पहले लेने का, ऑप्शन पहले आएगा। मेरे केस में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दूसरा आएगा, एंड डिबेंचर कौन सा आएगा? तीसरा। सर ये असेंडिंग ऑर्डर अगर हम फॉलो नहीं करते तो आपका आंसर कैसा आएगा? बेसिक, उसके बाद डाइल्यूटेड मतलब कम होगा, उसके बाद एंटी डाइल्यूटेड, और उसके बाद फिर से डाइल्यूटेड। पर असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करोगे ना तो आंसर कैसा आएगा? बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड। बहुत लोगों को तो ये सेम ही लग रहा है, फिर से बोल रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आंसर कैसा आएगा? बेसिक, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, फिर से डाइल्यूटेड। असेंडिंग फॉलो करोगे तो आंसर कैसा आएगा? बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड। पर सर ये एंटी डाइल्यूटेड क्या था? तो एक स्टोरी समझो, ध्यान से समझना। ये आपका डाइनिंग टेबल है, 4 लोग बैठे हैं, क्लियर? आपके पास 4 लोग बैठे हो ना, आपके पास 4 आइसक्रीम के कप है। रिपीट बोल रहा हूं, 4 आइसक्रीम के कप, 4 लोग। कहने से हर एक के शेयर में 1 आएगा, एंड अगर हर एक के शेयर में 1 आए, दिस इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस। उसको हम क्या बोल देंगे? बेसिक ईपीएस। क्लियर? आज की तारीख में ये हालत है। ये मेरा घर का गेट है, एंड वहां पे 2 गेस्ट आ रहा है, दैट इज ई एंड एफ। नहीं, इफ यू आर रेशनल तो आपके पास जो आइसक्रीम के कप थे उसमें से शेयर दोगे। मतलब कहने से आपके पास आइसक्रीम के कप 4 है, पर आप लोग कितने हो जाएंगे? 6। अरे 4 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो कहने से फ्रेंड्स हर एक के शेयर में 0.67 आएगा। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। मैं इन 4 लोगों को बता रहा हूं, जब तक हम 4 है ना तब हमारे शेयर में 1 आ रहा है, पर अगर हम लोग 6 हो गए तो हमारे शेयर में 1 नहीं आएगा,
हमारे शेयर में कितना आएगा 0.67। ये खराब से खराब ये होगा, इनसे खराब कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अंदर लोग 6 लोग बैठे हैं, आइसक्रीम के कप तो 4 ही है, पर एक जन बोल रहा है कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता। मैंने बोला वेरी गुड सर, मैं बोलूँ तो डिवाइडेड बाय मैं 5 करूंगा, हर एक के शेयर में कितना आएगा 0.8। दिस इज कॉल्ड एंटी डाइल्यूटेड। एंटी डाइल्यूटेड मतलब व्हाट, एक बार ईपीएस डिक्रीज होने के बाद फिर से ऊपर आता है, उसको क्या बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड। चेक करो, 1 से 0.67 हुआ एंड 0.67 से फिर से कहां पे आया, 0.8 पर आया, उसको मैं क्या बोल दूंगा, एंटी डाइल्यूटेड। तो बस मैं आपको वही बोल रहा था कि अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, फिर से डाइल्यूटेड। पर अगर असेंडिंग फॉलो करोगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एंड एंटी डाइल्यूटेड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी डाइल्यूटेड आना ही चाहिए, बट रूल ऐसा है, होगा तो वो लास्ट में आएगा। अभी ये कुछ पता नहीं चलेगा, मैं कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जब सम करवाऊंगा तभी पता चलेगा। रिपीट कर दूं, मैंने अभी तक आपको क्या क्या करवाया। What is the meaning of diluted EPS? First thing, it is nothing but decreasing in the value of EPS due to potential equity share. And what is the meaning of the potential equity share? Any financial instrument which will be converted into equity share. Friends, वो आज कन्वर्ट होगा कि फ्यूचर में, तो कहना है फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आए, आंख बंद करके 2 स्टेप कर ही लेने का। पहला करने का इंक्रीज इन अर्निंग, दूसरा करने का इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर। ऑप्शन में इंक्रीज इन अर्निंग कितना होगा, 0 होगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर में I इंटू 1 माइनस टी होगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा। यहां तक तो हर एक सम में करना है, पर अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या निकालोगे, डाइल्यूशन इफेक्ट निकालोगे। एंड डाइल्यूशन इफेक्ट का आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, तो कहना चाहिए डाइल्यूशन इफेक्ट का असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। अगर असेंडिंग नहीं करोगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, फिर से डाइल्यूटेड। पर अगर असेंडिंग करोगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी डाइल्यूटेड आना ही चाहिए, रूल ऐसा है, होगा तो वो लास्ट में आना चाहिए। क्लियर? थोड़े सम्स करोगे तो ज्यादा डिटेल पता चलेगा। पहले अभी तक का थियरी लिख दे, टाइटल लगा दो, डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड वहां पे लिखो any decrease in the value of EPS due to potential equity share is known as diluted EPS. Clear? Next line लिखना, potential equity share means any financial instrument which will be converted into equity share. Sorry, क्लियर? जो आज कन्वर्ट नहीं होगा पर फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज इन अर्निंग। तो वहां पे लिखो ऑप्शन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस टैक्स रेट, शॉर्ट फॉर्म में I इंटू 1 माइनस टी भी याद रख सकते हो। एंड द लास्ट, कन्वर्टिबल
प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, यहां तक तो हर एक सम में करना है। अब नेक्स्ट, इफ कैपिटल स्ट्रक्चर is a complex capital structure if capital structure is a complex capital structure, ब्रैकेट में लिखना means more than one financial instrument bracket over, then we have to calculate dilution effect। ये डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, डाइल्यूशन इफेक्ट है, एंड उसकी फॉर्मूला यहां पे लिखे, डाइल्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू increase in earning divided by increase in number of shares। क्लियर? एंड उसके नीचे लिखो always follow असेंडिंग ऑर्डर। एंड लास्ट में हम फॉर्मूला लिख दें, डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग अर्निंग प्लस इंक्रीज इन अर्निंग divided by existing number of shares plus increase in number of shares। क्लियर? इतना आपको परफेक्ट पता चलना चाहिए, तो ही हम सम की ओर जा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करो फ्रेंड्स सम्स, थोड़े सम्स करोगे तो आपको परफेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पहले से हम चेक कर ले हमारे कितने सम्स हो गए। फ्रेंड्स हमारा 1 to 13 तक सब कुछ हो गया है, एंड हमको जो अब स्टार्ट करना है वो कहां से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। क्लियर? मैं क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ रहा हूं। ₹2 लाख 10% डिबेंचर इश्यू इज कन्वर्टेबल इनटू 8,000 इक्विटी शेयर, assuming net income of ₹1 lakh, weighted average of equity shares outstanding 50,000 and a tax of 40%। Calculate basic EPS and diluted EPS। बहुत छोटा सा सम है। क्लियर? हम स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स सबसे पहले इजी वाला काम खत्म कर दे, दैट इज नथिंग बट हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक ईपीएस। एंड अगर बेसिक ईपीएस फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करें, चेक करो व्हाट इज योर अर्निंग प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो कहना से आपको दिया 1 लाख एंड आपके साथ नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है, तो क्या 50,000। तो सिंपल है ये, तो बेसिक ईपीएस अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय अगर मैं 50,000 कर दूं, तो सिंपल मेरा बेसिक का आंसर रेडी है। मेरे वहां पे बेसिक अर्निंग पर शेयर का आंसर कितना आएगा, ₹2। क्लियर? अब मुझे जो करना है वो किसका कैलकुलेशन करना है, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो यहाँ पे टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्रेंड्स कोई भी डाइल्यूटेड ईपीएस का क्वेश्चन आए, मैंने आपको बोल के रखा है आंख बंद करके 2 स्टेप कर लेने का।
एक करोगे इंक्रीज इन अर्निंग एंड दूसरा करोगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। तो यहां पे मैं लिखूं इंक्रीज इन अर्निंग इज इक्वल टू, चलो अपने आप को पूछो डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है कि ऑप्शन है? तो कहना से डिबेंचर है। एंड अगर डिबेंचर में इंक्रीज इन अर्निंग मैंने आपको सिखाया है कितना होगा, आई इंटू 1 - होगा। क्लियर? चलो चेक करो कितने रुपीस के डिबेंचर थे। कहना से 2 लाख रुपए के डिबेंचर है 10% के हिसाब से। एंड आपका टैक्स रेट कितना बोला है? तो 40%। तो सिंपल बोलो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? तो रुपीस 2 लाख के डिबेंचर थे, 2 लाख का अगर 10% करोगे तो आपका 20,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। एंड साथ में आपका टैक्स रेट कितना था? 40%। तो सिंपल 20,000 का 60% करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इंक्रीज इन अर्निंग का आंसर कितना आने वाले? 12,000। क्लियर? ये रुपीस में डन। ये भी कहां पे था? रुपीस में। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कहना से आप इन लोगों को 8,000 इक्विटी शेयर इश्यू करने वाले हो। तो सिंपल यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यस मेरे यहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 8,000 शेयर। चलो आपको चेक करने का वेदर इट इज योर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर और अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ इट इज योर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर तो कोई टेंशन है ही नहीं, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर कॉम्प्लेक्स है तो डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में मेरे पास जस्ट एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। एंड अगर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ तो डाइल्यूशन इफेक्ट की कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। एक बार मुझे फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला थी? डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग अर्निंग प्लस इंक्रीज इन अर्निंग। एंड आप फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय क्या करते थे? तो आप जो डिवाइडेड बाय करते थे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस करोगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? चलो बोलो व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग अर्निंग। तो कहना है फ्रेंड्स योर एग्जिस्टिंग अर्निंग इज नथिंग बट, आपको ऊपर दिया था लाख रुपए का आपका एग्जिस्टिंग अर्निंग है। मैंने इंक्रीज इन अर्निंग ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है। एंड वो इंक्रीज इन अर्निंग कितना था? 12,000 रुपए का मेरा इंक्रीज इन अर्निंग था। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? तो कहने से मेरे पास 50,000 नंबर ऑफ शेयर थे। एंड कहने से मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया? तो क्या 8,000 दिया। एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कैलसी लो फ्रेंड्स, 1 लाख प्लस 12,000 मतलब 1,12,000 डिवाइडेड बाय 58,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.93। दिस इज नथिंग बट योर डाइल्यूटेड ईपीएस। याद करो आपका बेसिक ईपीएस कितने का था? 2 रुपए का था। एंड आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कितने का है? 1.93। ये जो आपका ईपीएस जो डिक्रीज हो रहा है ना, वो किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से डिक्रीज हो रहा है। एंड इसीलिए उसको मैं क्या बोल दूंगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। क्वेश्चन अभी भी बहुत सिंपल चल रहा है बिकॉज ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं था। पहले नॉर्मल वाले 2-3 सम करो और उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स करवाऊंगा। जाओ आगे। आर यू श्योर? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 15-16 अभी नहीं कर रहे हम। हाँ हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 रुपीज 24 लाख। Weighted average number of equity share outstanding during the year 2012 10 lakh. Average fair value of one equity share during the year 2012 rupees 25. Weighted average number of shares under option during the year 2012 2 lakh. Exercise price for shares under option during the year 2012 20 rupees. Compute बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर? पहले हमको जितना बेसिक चीजें आता है वो कर दे। हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्लियर? फ्रेंड्स अब टाइटल लगा दो क्वेश्चन नंबर 19। एंड कहना से क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे पहले इजी वाला स्टेप दैट इज नथिंग बट बेसिक अर्निंग पर शेयर तो मैं कर ही दूं। कहने से मेरे पास 24 लाख रुपए का अर्निंग था। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे फ्रेंड्स? तो क्या 10 लाख नंबर ऑफ शेयर थे। तो यस
आपका बेसिक ईपीएस का आंसर कितना आएगा 2.4। क्लियर। उसके बाद टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर। एकदम फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस अगर मैं करूं तो उसमें कहने से मुझे दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। चलो अपने आपको पूछो ये ऑप्शन है, डिबेंचर है क्या प्रेफरेंस शेयर है? तो कहना ऐसा फ्रेंड्स ये ऑप्शन है, एंड अगर ऑप्शन है तो कहना ऐसे इंक्रीज इन अर्निंग मेरा कितना रहने वाला है 0। दूसरा स्टेप करना पड़े दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन मुझे करना पड़े। सब लोग अपने पास कैलसी रखना क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। मैं जो पूछूं उसका आंसर देते रहना। मैं आपको स्क्रीन पर ही कैलसी दिखा दूं। कितने ऑप्शन आपने इश्यू किए? तो कहना ऐसे फ्रेंड्स आपने 2 लाख ऑप्शन इश्यू किए। 2 लाख ऑप्शन आपने कितने प्राइस पर इश्यू किए? तो कहना ऐसे फ्रेंड्स आपने 2 लाख ऑप्शन आपने 20 रुपए पर इश्यू किए। मतलब कहने से फ्रेंड्स आपके एम्प्लॉई आपके पास 40 लाख रुपीस लेके आएंगे तो उनको आप 2 लाख शेयर दे दोगे। क्लियर। मान लो एम्प्लॉइज आपके पास 40 लाख रुपीस लेके नहीं आते, जनरल पब्लिक अगर आपके पास 40 लाख रुपीस लेके आती है तो उन लोगों को शेयर आप 20 पर इश्यू करोगे कि मार्केट प्राइस 25 पर करोगे? तो कहना ऐसे जनरल पब्लिक को तो मैं मार्केट प्राइस पर ही दूंगा, बिकॉज ये ऑप्शन होता है वो स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉइज होता है। तो कहने से वो लोग 40 लाख रुपीस लेके आते तो मैं मार्केट प्राइस उन लोगों को 25 पर शेयर दे देता। तो मैं ऐसा बोलूं उन लोगों को सेम कंसिडरेशन 40 लाख में मैंने उन लोगों को 1,60,000 शेयर्स दिया होगा। थोड़ी फीलिंग आना चाहिए, मैं एग्जैक्टली राइट जैसी स्टोरी बोल रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख ऑप्शन, 20 रुपए ऑप्शन का भाव, 40 लाख रुपए अगर मेरे एम्प्लॉइज लेके आते तो मैं उन लोगों को 2 लाख शेयर दे देता। पर बाहर वाले अगर 40 लाख रुपए लेके आते तो मैं उन लोगों को 20 पर शेयर इशू नहीं करता, मैं उन लोगों को 25 पर इशू करता। एंड अगर कहने से मैं उन लोगों को 25 पर शेयर इशू करूं तो कहने से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया मैं उन लोगों को जस्ट 1,60,000 शेयर से इशू करता। पर कहने से मैंने मेरे एम्प्लॉय को 2 लाख शेयर दिए। मैं ऐसा बोलूं मैंने मेरे एम्प्लॉइज को 40,000 शेयर्स फ्री में दिए। हाँ के ना? सबका आवाज मुझे आना चाहिए। ये 40,000 शेयर्स अगर मैंने फ्री में दिया है तो उसको आप क्या बोलते थे? आपका आंसर मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोगों ने बोला बोनस, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। व्हाई? बॉस ये मेरा शेयर होल्डर नहीं है, ये मेरा एम्प्लॉई है। शेयर होल्डर को कोई भी चीज आप फ्री में देते थे तो उसको आप बोलते थे बोनस। बट अगर आप आपके एम्प्लॉय को अगर कोई भी चीज फ्री में दे रहे हो तो उसको हम बोनस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सिंपल शेयर होल्डर नहीं था, ये एम्प्लॉय था और इसीलिए उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ईसॉप की तरह होगा। तो आपको उसका कैलकुलेशन कैसे करना है तो समझाओ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर आपका कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा। तो कहना से फ्रेंड्स आपने 2 लाख ऑप्शन दिए, 2 लाख ऑप्शन अगर 20 रुपीस में दो तो आपके एम्प्लॉय 40 लाख रुपए लेके आएंगे। डिवाइडेड बाय अगर मैं एवरेज मार्केट प्राइस करूं, बाहर वाले को शेयर चेक करूं कितना देता, तो कहना से फ्रेंड्स मेरे लिए एवरेज मार्केट प्राइस 25 का था। तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरा शेयर्स विथ कंसीडरेशन जो होगा, वो शेयर्स विथ कंसीडरेशन जो होगा वो कितना होगा? तो कहने से 1,60,000 होगा। पर कहने से अगर मैं एक्चुअल शेयर्स इश्यूड चेक करूं, एक्चुअल शेयर्स इश्यूड चेक करूं तो कहने से फ्रेंड्स मैंने तो वो 2 लाख शेयर्स दिया था। तो अगर यहां पे मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर शेयर्स विदाउट कंसीडरेशन, मतलब हमारी लैंग्वेज में बोलूँ तो हमने जो फ्री में दिया है वो, एंड वो फ्री वाले शेयर्स कितने हो गए? तो क्या 40,000 हो गया। क्लियर? अब बहुत लोग फंसे कि यहाँ पे ध्यान से देखते रहना।
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। चलो आप मुझे बोलोगे व्हाट इज योर माई एग्जिस्टिंग अर्निंग? कैन आई से माई एग्जिस्टिंग अर्निंग इज अ 24 लाख? व्हाट इज माई इंक्रीज इन अर्निंग? माई इंक्रीज इन अर्निंग इज अ 0. What is my existing number of shares? तो can I say my existing number of share is a 10 lakh and what is my increase in number of share? तो आपका आंसर आ रहा है कि increase in number of share is a 2 लाख. लिखो नहीं, आप जो 2 लाख बोल रहे हो वो गलत है, 2 लाख नहीं होगा. इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर आपका जस्ट 40,000 होगा. एंड अगर इसका आंसर चेक करूं 24 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 40,000, तो सिंपल आपका आंसर यहां पे आएगा 2.31. 2.31 आपका आंसर, दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस. सर कैसे आप बोल रहे हो कि 40,000? मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, आपको जस्ट समझना है. ये मेरी बैलेंस शीट है. मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरी बैलेंस शीट में कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मेरी बैलेंस शीट में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, एंड मान लो मेरे वहां पे कुछ ऑप्शंस भी पड़े हैं. मैं आपको पूछूं उसके आंसर देते रहना. कन्वर्टेबल डिबेंचर को अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज होगा? तो आंसर इज नो. कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज होने वाला नहीं है, जस्ट एक हेडिंग चेंज हो रहा है. पहले वो चीज डिबेंचर में था, डिबेंचर से मैं उसको ट्रांसफर कहां पे कर रहा हूं? शेयर कैपिटल. पहले आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कुछ नहीं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. मुझे जितना काम का उतना बोल रहा हूं. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को फ्रेंड्स अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होगा? आंसर इज नो. आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज होने वाला नहीं है. रीजन, आपको कुछ कैश इनफ्लो हो ही नहीं रहा है. पर बॉस, ईसॉप ऑप्शन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होने वाला है. इन दिस क्वेश्चन अगर मैं समझाऊं, कैन ऐसे ये लोग 40 लाख रुपए लेके आए, मतलब 40 लाख रुपए का मुझे कैश इनफ्लो हुआ, 40 लाख रुपीस का अगर कैश इनफ्लो हुआ, उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं ये 1,60,000 शेयर्स वाले रुपए लेके एंटर हो रहे हैं. AS20 एक अजम्पशन पर चल रहा है. जिस मोमेंट पे मेरे पास 40 लाख रुपीस आए, वो 40 लाख रुपीस को मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो कैन आई से वो हमारा एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना अर्न कर ही लेंगे. मतलब मैं ऐसा बोलूं ये 1,60,000 वालों ने अपना खुद का तो अर्न कर ही लिया, उन लोगों की वजह से मेरा अर्निंग पर शेयर कुछ डिक्रीज होने वाला नहीं है. पर ये 40,000 वाले कैसे हैं? जो लोग एक भी रुपए लेके आते नहीं है, एक भी रुपए लेके आते नहीं है, मतलब कहने से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने वाला नहीं है, मेरे वहां पे कुछ कैश इनफ्लो आने वाला नहीं है. उतने रुपए में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो कहने से वो लोग मुझे कुछ कमा के देने वाले नहीं है. और अगर वो लोग कुछ कमा के देने वाले नहीं है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा था, इंक्रीज इन अर्निंग क्या होता है? 0 होता है. पर जो मैं कमा रहा था 24 लाख रुपए, उसमें से वो लोग मेरे पास शेयर लेके जाएंगे और इसीलिए मेरा ईपीएस डिक्रीज हो रहा है. सिंपल बोल दूं, 2 लाख शेयर बढ़े, उसमें 1.6 लाख का प्रॉब्लम है ही नहीं. वो लोग तो बेचारे रुपए लेके आते हैं एंड वो लोग कुछ कमा के भी, ऑब्वियसली रुपए लेके आए तो रुपए मेरे पास तो रखने वाला नहीं हो ना, वो रुपए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, एंड अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो वो लोग मुझे कहने से कुछ कमा के देंगे. पर बाकी के जो 40,000 वाले हैं, वो 40,000 वाले फ्री में आए, एंड अगर फ्री में आए मतलब कहने से वो लोग मुझे एक भी रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देते नहीं है, एक भी रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देते नहीं है, तो कहने से वो लोग मेरे लिए बर्डन है, वो लोग कुछ कमा के देने वाले नहीं है. मैं जो कमा रहा था वहां से मेरा वो लोग मेरे पास से शेयर ले गए, और इसीलिए मेरा जो ईपीएस डिक्रीज होगा ना, वो जस्ट विदाउट कंसिडरेशन की वजह से होगा. मैंने लॉजिक समझा दिया, लॉजिक याद रखना. पर अगर याद नहीं रहता है तो सिंपल ऑप्शन में आपको इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर में जस्ट क्या लेने का, विदाउट कंसिडरेशन वालों को ही कंसीडर कर लेने का. क्लियर फ्रेंड्स? अब हम थोड़े आगे बढ़े. चेक करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दैट इज नथिंग बट अगेन मैं आपको एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन करवा दूं, आपका दिमाग क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 20 करें. 1 मिनट सर, डाउट है, डाउट.
ऊपर के क्वेश्चन में अगेन आपने असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं किया, प्रॉब्लम क्या ना, गलत, कैंसिल करो। अरे ना, ऊपर के क्वेश्चन में भी जस्ट एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, कौन सा, ऑप्शन, मतलब वो मेरे लिए नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर था। एंड इफ इट इज अवर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर तो कहने से कुछ आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो तो कब करोगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। जाओ आगे, क्वेश्चन 20 में पढ़ रहा हूं। राम लिमिटेड हैड 12 lakh equity shares on 1st April 2009. Company earned a profit of rupees 30 lakh during the year 2009-10. Average fair value per share during 2009-10 was rupees 25. The company has given share option to its employee of 2 lakh equity share at option price of rupees 15. Calculate बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अगेन ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, पर आपका दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं। टाइटल लगाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा था, भूल गए, बोलो। क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन कर दे। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है, इसके मार्क भी एक्सपेक्ट मत करना कि इंस्टीट्यूट आपको जस्ट इतना करने के कुछ मार्क दे। बेसिक ईपीएस फ्रेंड्स कहने से मेरे पास अर्निंग था 30 लाख रुपीस का अर्निंग था, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे 12 लाख नंबर ऑफ शेयर थे, तो इट्स अ वेरी इजी, कहने से माई बेसिक अर्निंग पर शेयर इज अ 2.5। डन। आप हम ट्राई करेंगे, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर? उसको हम करते, ध्यान से देखते रहना। क्लियर? डाइल्यूटेड ईपीएस कोई भी क्वेश्चन आया आंख बंद करके 2 स्टेप सबसे पहले करोगे, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। चलो अपने दिल को पूछो, ऑप्शन है, डिबेंचर है, क्या प्रेफरेंस है? तो कहना है ऑप्शन है, एंड अगर ऑप्शन है तो इंक्रीज इन अर्निंग ऑलवेज हमारे लिए क्या होने वाला है, 0। दूसरा करेंगे, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? पहले ओरली कर दे, पहले ओरली कर दे, क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। चलो कैलसी हाथ में रखो। कितने ऑप्शन आपने इश्यू किए? फ्रेंड्स कहने से आपने 2 लाख ऑप्शन इश्यू किए। 2 लाख ऑप्शन आपने कितने में इश्यू किए? तो क्या 15 रुपए में? मतलब कहने से फ्रेंड्स आपके एम्प्लॉइज 30 लाख रुपीस लेके आएंगे एंड आप उन लोगों को 2 लाख शेयर दे दोगे। बाहर वाले अगर 30 लाख रुपीस लेके आते तो कहने से आप उन लोगों को 15 पर शेयर नहीं देते, उन लोगों को 25 पर देते। तो कहने से 30 लाख अगर मैं डिवाइडेड बाय 25 करूं तो कहने से मैं उन लोगों को 1,20,000 शेयर्स ही देता, पर मैंने तो मेरे एम्प्लॉय को फ्रेंड्स कहने से 2 लाख शेयर्स दिए थे। उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मैंने 80,000 शेयर्स फ्री में दिया। हुआ क्या, 1,20,000 वाले तो रुपए बे के आए, तो वो लोग अपना खुद का तो अर्न कर ही लेंगे। 80,000 वालों ने एक भी रुपए मुझे दिया नहीं है, मतलब वो कहने से वो लोग मेरे लिए एक बर्डन है, वो लोग मुझे रुपए देते नहीं है, मतलब वो लोग कुछ कमा के नहीं देंगे, पर कहने से जो मैं अर्न कर रहा था उसमें से वो लोग मेरे पास से शेयर लेंगे थोड़ा। बॉस मेरा जो अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने वाला है वो सिंपल जस्ट 80,000 शेयर्स की वजह से ही होगा। पर यस, ये बोलने से आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर चेक करूं तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते थे कि व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स कहने से आपने 2 लाख ऑप्शन दिया था एट द रेट ऑफ 15, तो कहने से आपको रुपए जो मिले होंगे वो कितने रुपीस मिले होंगे, 30 लाख। बाहर वाले को अगर एवरेज मार्केट प्राइस पर अगर आप शेयर देते, फ्रेंड्स कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्लोजिंग मार्केट प्राइस भी दे देते हैं, आपको ऑलवेज कौन सा फॉलो करना है, एवरेज ही फॉलो करना है। एवरेज मार्केट प्राइस अगर चेक करो तो कहने से 25 था, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कि व्हाट इज माय शेयर्स विथ कंसिडरेशन, ये बेचारे अच्छे हैं, विथ कंसिडरेशन वाले, फ्री वाले नहीं है। 30 लाख डिवाइडेड बाय 25, तो कहने से आपका शेयर जो विथ कंसिडरेशन आएगा वो कितना आएगा, 1,20,000। पर फ्रेंड्स आपने एक्चुअल शेयर्स तो कितने इश्यू किए थे,
एक्चुअल शेयर्स तो कहना इसे आपने 2 लाख इशू किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज माय शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, एंड अगर वो शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन चेक करोगे तो वो कितने हो जाएंगे 80,000। क्लियर? अगेन मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स तो कहना इट इज और नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग की गेम आने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग भूल गए होंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की फॉर्मूला, बोलो क्या था? एग्जिस्टिंग अर्निंग, ऊपर के क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था क्योंकि मैं सब मान रहा था मेरे स्टूडेंट स्मार्ट है तो उनको तो पता ही होगा, प्लस इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? चलो फ्रेंड्स चेक करो व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग अर्निंग, आपने ऊपर आपके पास रेडी था 30 लाख रुपीस का आपके पास एग्जिस्टिंग अर्निंग है। ऑप्शन में कहना है इंक्रीज इन अर्निंग कुछ होता नहीं है, डिवाइडेड बाय चेक करें तो कहना है फ्रेंड्स ऊपर चेक करो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 12 लाख आपके पास नंबर ऑफ शेयर थे, एंड नंबर ऑफ शेयर बढ़ने कितने वाले हैं तो कि 80,000 बढ़ने वाले। कैलसी लो 30 लाख डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स 12 लाख 80,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 2.34 आपका आंसर आएगा। दिस इज नथिंग बट योर डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर? अगेन बहुत लोग डाउट पूछते हैं सर आपने क्यों असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं किया। फ्रेंड्स हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ इट इज योर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अभी भी हमारा नॉर्मल वाले ही सम चल रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पर मैं खड़ा हूँ। सब लोग अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दो। एग्जाम के अगले दिन पूरा क्वेश्चन 4 बार देख के जाना है। कितने बार देख के जाना है? 4 बार। ये क्वेश्चन आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 आपको पूरा आता है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। एनडीए कॉर्पोरेशन हैज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 lakh on 1st January 2008. Average fair value per equity share during 2008 was rupees 75. Potential equity share in capital structure of NDA Corporation are as under. First option 1 lakh shares with exercise price of rupees 60. Second 8% convertible preference shares of rupees 100, 8 lakh shares to be converted into 2 equity share, attributable corporate dividend tax at 10%. Third, 12% convertible debentures of rupees 100 each, nominal value rupees 10 crore, convertible into 4 equity shares, tax rates are 30%, net profit attributable to equity shareholder 1 crore. फ्रेंड्स नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ कि कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज आर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे क्वेश्चन में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पहले तो हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूशन इफेक्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन इफेक्ट? इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। एंड जो डाइल्यूशन इफेक्ट का आंसर आएगा हम उसका कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे तो कि असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने वाला है। डन? मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21। आज तक मैंने नहीं लिखा और आज मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर स्टार्ट करें। हमको एक एक चीज के लिए डाइल्यूशन इफेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखो आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो किसके बारे में दिया है तो के ऑप्शंस दिया है।
एंड अगर फ्रेंड्स कहने से आपको ऑप्शन दिया है तो आपको हर एक के लिए दो दो चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा इंक्रीज इन अर्निंग एंड दूसरा करना पड़ेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम करते हैं इंक्रीज इन अर्निंग एंड कैन आई से फ्रेंड्स ऑप्शन में आपका इंक्रीज इन अर्निंग ऑलवेज जीरो होने वाला है। दूसरा चेक करेंगे दैट इज हम क्या करेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर। हम ऑप्शन में जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते थे तो सबसे पहले ये चेक करते थे कि व्हाट इज द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। क्लियर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में चेक करो आपने कितने ऑप्शन इशू किए। तो कहने से आपने 1 लाख ऑप्शन इशू किए एट द रेट ऑफ 60। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख ऑप्शन इंटू ₹60। तो कहने से आपका अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा 60 लाख रुपीस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा एवरेज मार्केट प्राइस। एंड अगर आप एवरेज मार्केट प्राइस चेक करोगे तो कहने से आपका एवरेज मार्केट प्राइस तो कितना था 75। तो अगर बाहर वाले को शेयर देते तो 75 में देते। तो फ्रेंड्स अगर यहां पे मैं चेक करूं व्हाट इज माय शेयर्स विथ कंसीडरेशन, कैलसी में चेक करो आपका 60 लाख डिवाइडेड बाय 75 करोगे तो आपका शेयर्स विथ कंसीडरेशन आ जाएगा कितने रुपीस, कितने शेयर्स, तो कि 80,000। पर फ्रेंड्स आपने एक्चुअली कितने शेयर्स दिए, तो कहने से आपने एक्चुअल शेयर्स अगर चेक करें तो आपने तो टोटल 1 लाख शेयर्स दिया था। आपका विथ कंसीडरेशन अगर 80,000 था, पर मैंने एक्चुअली अगर 1 लाख दिया है तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरा शेयर्स विदाउट कंसीडरेशन जो होगा, शेयर्स विदाउट कंसीडरेशन, वो आपका कितना आने वाला है, तो कि 20,000। मैंने जब सम चालू किया तो भी मैंने बोला था ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। एंड इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं चेक करूं डाइल्यूशन इफेक्ट, फ्रेंड्स आप भूल गए होंगे, मैं अगर डाइल्यूशन इफेक्ट की फॉर्मूला बोलूं तो डाइल्यूशन इफेक्ट की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी, इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। कहने से अगर आप चेक करोगे तो आपका इंक्रीज इन अर्निंग जीरो था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर चेक करो तो कितना था 20,000। एंड अगर फ्रेंड्स जीरो डिवाइडेड बाय 20,000 करोगे तो आपका आंसर वहां पे कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। यानी ये डाइल्यूशन इफेक्ट का हम फ्रेंड्स कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो हम उसका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने वाला है। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन की स्टोरी खत्म हो गई। सेकंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर में चेक करो तो सेकंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर आपको दिया है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो मैं सेकंड टाइटल लगा रहा हूं, सेकंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड अगर फ्रेंड्स कहने से आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर चेक करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट, अगेन मैं दो स्टेप करूंगा, एक करूंगा इंक्रीज इन अर्निंग एंड दूसरा करूंगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करें दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर अगर आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया तो आपका अर्निंग में क्या बढ़ने वाला है, तो अर्निंग में कहने से फ्रेंड्स आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस कहने से आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपका क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या होगा, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर था, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपीज करोगे तो कहने से 8 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर हो गए। 8 करोड़ इंटू 8% करोगे तो फ्रेंड्स कहने से 64 लाख रुपीस का प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। एंड 64 लाख का अगर आप 10% करोगे तो 6,40,000 का आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा। एंड अगर आप चेक करोगे तो आपका कहने से 70,40,000 का अर्निंग बढ़ने वाला है। दूसरा चेक करो तो कहने से आपको करना पड़ेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। तो सेकंड टाइटल लगा रहा हूं इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर चेक करो तो कहने से आपके पास 8 लाख प्रेफरेंस शेयर थे एंड हर एक प्रेफरेंस शेयर के सामने फ्रेंड्स आप क्या देने वाले थे, तो आप कहने से इंटू 2
इक्विटी शेयर्स देने वाले हो, एंड अगर 8 लाख के सामने 2 दोगे तो कहना है आपका नंबर ऑफ शेयर्स में कितना बढ़ावा होने वाला है, तो 16 लाख रुपए। एंड अगर इसके लिए मैं अगर डाइल्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करूं तो डाइल्यूशन इफेक्ट आपके लिए कैसे होने वाला है, योर इंक्रीज इन अर्निंग इज नथिंग बट 70,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर चेक करोगे तो वो कितना हो जाएगा 16 लाख। तो अगर आप डाइल्यूशन इफेक्ट चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका वो कितना होने वाला है, 4.4 का आपका डाइल्यूशन इफेक्ट होने वाला है। क्लियर, अगेन इसका काम भी खत्म हो गया। तीसरा मुझे ये सेम मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो किसके लिए करना पड़ेगा, तो कहने से मुझे वो सेम मेहनत कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए करना पड़ेगा। एंड अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए सेम मेहनत करोगे तो कहने से अगेन आपको 2 चीज चेक करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। एंड अगर इंक्रीज इन अर्निंग चेक करोगे तो वो कितना होगा, आई इंटू 1 माइनस टी, जितना आपका इंक्रीज इन अर्निंग होने वाला है। चेक करो आपके पास डिबेंचर कितने रुपीस के थे, तो कहने से आपके पास 10 करोड़ के डिबेंचर थे एंड वो कितने परसेंट वाला इंटरेस्ट था, तो 12% का आपका इंटरेस्ट था। एकदम ध्यान से करना, अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर, उस पर 12%, मतलब कहना है आपका 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा। पर सामने टैक्स रेट चेक करो तो आपका टैक्स रेट क्वेश्चन में बोल दिया है, आपका कितने परसेंट टैक्स रेट बोला है, 30%। तो 12 लाख का अगर 10 करोड़ का 12% करोगे तो फ्रेंड्स 12 लाख नहीं, 1 करोड़ 20 लाख होगा। 1 करोड़ 20 लाख का अगर 70% करोगे तो कहने से आपका इंक्रीज इन अर्निंग कितना होने वाला है, 84 लाख रुपीज होने वाला है। दूसरा चीज चेक करूं, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स ध्यान से समझना, 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर थे, पर एक डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 100 था, मतलब 10 लाख डिबेंचर हुआ। 10 लाख डिबेंचर इंटू 40 शेयर्स दोगे इक्विटी, तो कहने से आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितने होने वाला है, तो आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर 40 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगा। एंड अगर इसका भी मैं डाइल्यूशन इफेक्ट निकाल लूं तो आपका डाइल्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, योर इंक्रीज इन अर्निंग इज नथिंग बट 84 लाख, योर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज नथिंग बट 40 लाख। तो कहने से फ्रेंड्स आपका डाइल्यूशन इफेक्ट होगा, एंड वो कितने का डाइल्यूशन इफेक्ट होगा, तो आपका 2.1 का क्या होने वाला है, डाइल्यूशन इफेक्ट होने वाला है। अब मैं आपको तीन चीज की समरी बताऊं। क्लियर, यहां पे टाइटल लगा दो, ये रहा मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा यहां पे लिख रहा हूं डाइल्यूशन इफेक्ट, एंड फाइनली हम क्या डिसाइड करेंगे, तो उसका रैंक डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स फोकस करना, अगर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन था तो उसका डाइल्यूशन इफेक्ट का आंसर आया था 0। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे क्वेश्चन में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर था, एंड वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का हमारा आंसर आया था, चेक करो सेकंड में 4.4। एंड तीसरा था हमारा कौन सा था, तो क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर था, एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर था, एंड उसका आंसर हमारे पास कितना आया था, 2.1। एंड अगर हम रैंक डिसाइड करें, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना था ना, तो सबसे पहले 0 आएगा। क्लियर, दूसरा कौन सा आएगा, तो क्या 2.1 आएगा, जस्ट अ मिनट, दूसरा आएगा 2.1, एंड आपके पास तीसरा आने वाला है, दैट इज समथिंग बट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा डिबेंचर, एंड तीसरा प्रेफरेंस शेयर आपको कंसीडर करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे टाइटल लगाए कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, फ्रेंड्स 4 कॉलम का एक टेबल बनाओगे, क्लियर, वहां पे टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड फाइनली अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले आपको चालू करना पड़ेगा बेसिक से, एंड अगर फ्रेंड्स आप चेक करोगे बेसिक से, तो कहने से आपको क्वेश्चन में बोला था आपका अर्निंग था 1 करोड़ रुपए का,
आपके पास नंबर ऑफ शेयर थे कितने रुपीस के, अरे कितने नंबर ऑफ शेयर थे 20 लाख, तो कहना है दिस 5 इज नथिंग बट माई बेसिक, उसके ब्रैकेट में लिख दूँ ये मेरा कौन सा ईपीएस है, तो फ्रेंड्स ये मेरे लिए बेसिक ईपीएस है। क्लियर, मैं याद करवा दूं, हम जब ईपीएस डिस्क्लोज करते थे तो दो टाइप के ईपीएस को डिस्क्लोज करते थे, एक डिस्क्लोज करते थे बेसिक एंड दूसरा कौन सा डिस्क्लोज करते थे, डाइल्यूटेड। सेकंड अगर मैं चेक करूं, आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना था, मतलब प्लस किसको कर दोगे, तो कहना है ऑप्शन को कर दोगे। चेक करो ऑप्शन को अगर ऐड करोगे तो आपका अर्निंग में कुछ होने वाला नहीं है, जीरो होने वाला है, पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कहने से 20,000 से बढ़े थे, अगर यहां तक का मैं टोटल करूं तो कहने से आपका टोटल अर्निंग हो जाएगा 1 करोड़, पर आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे वो कितने हो जाएगा 20 लाख 20,000। फ्रेंड्स कैलसी में चेक करो, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लाख 20,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.95। अगर दिमाग चलिए 4.95 आया मतलब कहने से मेरा ईपीएस कम हुआ, एंड अगर ईपीएस कम हुआ तो कहना से ये मेरे लिए कौन सा ईपीएस हो जाएगा, डाइल्यूटेड। क्लियर, सेकंड मेरे रैंकिंग में कौन सा था, तो कहना से सेकंड मेरे रैंकिंग में कन्वर्टिबल डिबेंचर था। तो अगर हम कन्वर्टिबल डिबेंचर को अगर चेक करें, कन्वर्टिबल डिबेंचर का अर्निंग चेक करो, कहने से कन्वर्टिबल डिबेंचर का अर्निंग था 84 लाख रुपीस, उसके नंबर ऑफ शेयर चेक करोगे तो उसके नंबर ऑफ शेयर कितने थे 40 लाख, एंड अगर हम टोटल चेक करें तो कहने से टोटल आपका होगा 1 करोड़ 84 लाख, एंड नंबर ऑफ शेयर चेक करें तो वो कितना होगा 60 लाख 20,000। कैलसी लो, 1 करोड़ 84 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख 20,000 करोगे, फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 3.06, और ये 3.06 है मतलब कहने से अगेन मेरा ईपीएस कम हुआ, एंड अगेन मेरा ईपीएस कम हुआ तो कहने से मेरा ये डाइल्यूटेड ईपीएस होगा। एंड लास्ट एक ही बाकी है, कौन सा बाकी है, दैट इज नथिंग बट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। एंड फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में आपका अर्निंग जो था वो 70,40,000 का था, एंड अगर आप उसका नंबर ऑफ शेयर चेक करो तो कहना है आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो था वो कितने रुपीस का था, 16 लाख का था, एंड अगर आप टोटल चेक करोगे तो आपका आंसर कैसे होगा, टोटल अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 2 करोड़ 54 लाख 40,000 होगा, एंड यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 76 लाख 20,000। 2 करोड़ 54 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 76 लाख 20,000 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 3.34, और ये जो 3.34 था हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे इट इज नथिंग बट अवर, हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंटी डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज योर अभी तक का बेसिक ईपीएस आपको कितना डिस्क्लोज करने का, तो आपको बेसिक ईपीएस 5 डिस्क्लोज करने का, पर अगर आप चेक करोगे डाइल्यूटेड ईपीएस कितना डिस्क्लोज करोगे, तब डाइल्यूटेड ईपीएस जो डिस्क्लोज करोगे वो 3.06 को करोगे। क्लियर, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार आपको समझा दूं तो आपको परफेक्ट पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स हम कर रहे थे, चेक करो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले हमने ऑप्शन लिया था, इंक्रीज इन अर्निंग था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर था। क्लियर, एंड उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया था, तो पूरा डायलूशन इफेक्ट निकाल दिया था। डायलूशन इफेक्ट के लिए उसमें अर्निंग तो कितना होगा, जीरो ही होगा, पर नंबर ऑफ शेयर कितना था 20,000, तो हमारा डायलूशन इफेक्ट भी कितना होगा, जीरो। उसके बाद हमने लिया था कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में अर्निंग था 70 लाख 40,000, नंबर ऑफ शेयर था 16 लाख, तो उसका आंसर आ रहा था हमारा कितना 4.4। उसके बाद डिवेंचर था, अर्निंग था 84 लाख, नंबर ऑफ शेयर था 40 लाख, तो उसका आंसर आ रहा था कितना 2.1। तीन का मैंने डाइल्यूशन इफेक्ट लिख दिया। ऑप्शन का था 0, प्रेफरेंस शेयर का था 4.4 एंड डिबेंचर का था 2.1। सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ने का, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर तो 0 आएगा, दूसरा डिबेंचर आएगा, तीसरा प्रेफरेंस शेयर आएगा। ये इसी क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस वैलिड है, हर एक क्वेश्चन में आपका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। एंड फाइनली हमने डाइल्यूशन इफेक्ट निकाल दिया। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस से दो थे ना, 4.95 एंड 3.06। सिंपल, तो आपने क्यों यहाँ पे 3.06 से सिलेक्ट किया? दोस्त मेरा पर्पज ही वो था, सबसे खराब से खराब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना था। एंड खराब से खराब क्या हो सकता है? 3.06, उनसे खराब कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन और करवा दो, आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 22, इन 2009 अल्फा लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट इनकम ऑफ ₹2 lakh and had 20,000 shares during the entire year. Alpha Limited also had outstanding during all of the 2009 the following convertible securities. First,
6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 par 1000 shares, each share convertible into 15 equity shares. B, convertible debentures 15%, 1 lakh face amount, each ₹1000, convertible into 10 equity shares. Assume a tax rate 40% and calculate per share effect, interest and incremental shares. क्लियर? मतलब सिंपल आपको डायल्यूटेड ईपीएस तक यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर ही देने का. तो अगर मैं उसका टाइटल लगाऊं क्वेश्चन नंबर 22, जिसको आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा कम पता चला था वो यहाँ पे ध्यान से देख लेना. चलो पहले इतना चेक करो, नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स. तो कहना है इट इज माय कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट हम चेक करें तो फर्स्ट हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? तो फर्स्ट हमारे लिए था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था तो उसका टाइटल लगाओ कहना से अगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो हर एक के लिए आपको डायलूशन इफेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग. एंड अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो हमारा इंक्रीज इन अर्निंग यहां पे क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड ही होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको दिया नहीं है. चेक करो कितने प्रेफरेंस शेयर थे. तो कहना है आपको क्वेश्चन में बोला है आपके पास 1000 प्रेफरेंस शेयर थे ₹100 वाले एंड 6% वाले. क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं 1000 प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹100, मतलब लाख रुपए के हुए. एंड आपके कितने परसेंट वाले थे? तो कहने से फ्रेंड्स आपको वो 6% वाले थे. तो अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करोगे इंक्रीज इन अर्निंग तो आपका वो 6000 हो जाएगा. दूसरा अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स. तब का क्या होगा? 1000 प्रेफरेंस शेयर्स के सामने आपको कितने इक्विटी शेयर्स देना है? कहना है आपको 15 इक्विटी शेयर देना है. तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर आपका कितना हो जाएगा? 15,000. एंड अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट व्हाट इज माय डायलूशन इफेक्ट. तो फ्रेंड्स आपको पता है डायलूशन इफेक्ट के फॉर्मूला था इंक्रीज इन अर्निंग दैट इज नथिंग बट 6000, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर दैट इज नथिंग बट 15,000. तो कहना है फ्रेंड्स मेरे लिए डायलूशन इफेक्ट का आंसर कितना आने वाला है? 0.4. तो मैं यहाँ पे 0.4 पर एक टिक लगा दूं. क्लियर? दूसरा चेक करो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के बाद आपके लिए दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, वो कौन सा था? तो कहना है दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स आपके लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर था. एंड अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो अगेन कहने से मुझे सर इसमें तो ऑप्शन नहीं है. अरे चले एक से ज्यादा होना चाहिए. किसने बोला 3 ही होना चाहिए? कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए अगर हम चेक करें इंक्रीज इन अर्निंग तो फ्रेंड्स कहने से कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए इंक्रीज इन अर्निंग कैसे होने वाला है? I इंटू 1 - T. चेक करो आपके पास कितने रुपए के डिबेंचर थे. तो अगर मैं यहां पे चेक करूं मुझे ऐसा बोला है मेरे पास लाख रुपए के डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 15% एंड कहना से टैक्स रेट कितना बोला है? 40%. तो यहां पे बोल दूं ₹1 लाख, 1 लाख का 15% आपका क्या होगा? तो इंटरेस्ट लगेगा. एंड टैक्स रेट बोला है 40%. तो फ्रेंड्स 15,000 का 60% करोगे तब का इंक्रीज इन अर्निंग कितना होने वाला है? 9,000 होने वाला है. दूसरा अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स. फ्रेंड्स कहने से आपके पास टोटल लाख रुपए के डिबेंचर थे. एक डिबेंचर कितने रुपए का था? 1000 रुपए का था. अगर आप चेक करोगे तो कहने से आपके पास 100 डिबेंचर हुए एंड 100 डिबेंचर को आपको कितने शेयर देना है? 10 शेयर देना है. यहां पे लिख रहा हूं 100 डिबेंचर्स इंटू 10 शेयर्स, मतलब टोटल मुझे कितना देना है? 1000 देना है. एंड अगर यहां पे हम चेक करें कि व्हाट इज योर डाइल्यूशन इफेक्ट तो आपका डाइल्यूशन इफेक्ट कैसे होने वाला है? माई इंक्रीज इन अर्निंग इज 9,000, माई इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज 1000. तो कहना से फ्रेंड्स मेरा डाइल्यूशन इफेक्ट का आंसर कितना होने वाला है? 9 होने वाला है. क्लियर? अच्छा अगेन आपको मैं भले सेकंड क्वेश्चन है तो भी मैंने आपको जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वैसे ही करवा रहा हूं. सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? उसके बाद ये चेक करेंगे कि हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट क्या था एंड उसके बाद फाइनली हम चेक करेंगे कि हमारा रैंक क्या आएगा. क्लियर? सबसे पहले हम चेक करें तो कहने से हमारे वहां पे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर थे. एंड फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे आपके पास कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर था वो 0.4 का था
एंड अगर उसका दूसरा चेक करूँगा तो वो क्या था, कन्वर्टिबल डिबेंचर था। एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर कितना का था, 9 का था। अगर आप रैंक चेक करोगे तो सिंपल यहाँ पे इसका रैंक फर्स्ट आएगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर हम फॉलो करने वाले, एंड इसका रैंक कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। बस रैंक हो गया। इट्स जस्ट द कोइंसिडेंट कि आपको जिस सीक्वेंस में दिया है वही आपका रैंक यहाँ पे बैठ रहा है। क्लियर। अब हम टाइटल लगा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ। चेक करो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ तो दिया है, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्रेंड्स आप 4 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड उसमें टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद लिखोगे अर्निंग, अर्निंग के बाद लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, एंड उसके बाद लिखोगे ईपीएस। याद करो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो कि हम ऑलवेज स्टार्ट करेंगे बेसिक से। चेक करो क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि आपको इनकम दे दिया है। आपको इनकम कितने रुपीस का दिया है, 2 लाख रुपीस का दिया है। पर फ्रेंड्स ये तो इनकम है, मुझे तो कहना है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए। तो 2 लाख रुपए में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। ये 2 लाख रुपए था, एंड उसमें से याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करो आपका। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों ये प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आपको वो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ही दिया था। क्लियर। तो सिंपल 2 लाख रुपए में से आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का माइनस कर दोगे, आप 6000 का माइनस कर दोगे, तो आपका अर्निंग यहां पे हो जाएगा 1,94,000। 1,94,000 के सामने फ्रेंड्स आपका 20,000 शेयर था। तो अगर कैलसी लो 1,94,000 डिवाइडेड बाय 20,000, आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आने वाला है, 9.7। 9.7 के बाद आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक एक ऐड करना पड़ेगा। रैंक चेक कर लो, सबसे पहला रैंक किसका आ रहा था, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का। एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में अगर चेक करोगे तो आपका कहना से 6,000 से अर्निंग बढ़ेगा। आपका नंबर ऑफ शेयर यहां पे कितना था, 15,000। अगर मैं यहां पे चेक करूं तो टोटल हो जाएगा 2 लाख, एंड यहां पे आपका कितना हो जाएगा, 35,000। अगर आप चेक करोगे कैलसी में 2 लाख डिवाइडेड बाय 35,000, आपका आंसर आएगा 5.71। मैं बोल दूं ये ऊपर वाला जो था ये बेसिक था, यानी ये कौन सा आया, तो मेरा ईपीएस कम हुआ इसीलिए डाइल्यूटेड आया। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के बाद कहना है हम सेकंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट कन्वर्टिबल डिबेंचर। प्लस कर रहा हूं कन्वर्टिबल डिबेंचर। एंड अगर फ्रेंड्स कन्वर्टिबल डिबेंचर में आप चेक करोगे व्हाट इज योर अर्निंग, तो कहना है योर अर्निंग इज नथिंग बट 9,000। आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो कितने थे, 1000। टोटल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2,09,000। यानी ये कितना हो जाएगा, तो क्या 36,000। अगर मैं चेक करूं 2,09,000 डिवाइडेड बाय 36,000, आपका आंसर आएगा 5.81। पर कहना है ये तो ईपीएस एक बार कम होने के बाद फिर से बढ़ा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एंटी डाइल्यूटेड बोल दूंगा। याद करो ऊपर के क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, 3.34 जो आ रहा था वो एंटी डाइल्यूटेड था। एंड आप डिस्क्लोज कैसे करोगे, तो आप फ्रेंड्स बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज कर दोगे 9.4 का, एंड डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज कर दोगे 5.81 का। बस आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।